हूं आपके साथ नितिशा बंसल और न्यूज इंडिया एक बार फिर हाजिर है अपने ग्राउंड जीरो के हीरोज के साथ। इस खास बुलेटिन में हमारे हीरो बताएंगे हर खबर की जमीनी हकीकत, वो भी ग्राउंड जीरो से। मत विचरतन जवाहर माणिक जे को गुर के शिष सुनी बुराई कृत है बुराई सबना जिया का एक दाता सो है ये जो विचारे आजा और सुनी हुए नवा खंडा विच जानिए लाल चले सब कोले चंगा नाव रखाए के जस कीरत जगले अंदर कीट कर दोषी दोष सहे नानक निर्गुण गुण करे गुणवन त्यागुण दे देहा कोई न सुधे ये दुष्गुण कोई करे सुने सिद्ध पीर सुरनाथ सुने पास सुने पीर पात सहा सुने अंधे पावे राहो सुने हाथ होवे सुगाहो नानक भगता सदा विने का वह करण विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय मन सुध होवे मन भोग मन सगल पवन के सुध मन मोह चोटा ना खाए मन जम के साथ न जाए ऐसा इस वक्त विदेश मंत्रालय के बाहर मैं मौजूद हूं और मेरे साथ तमाम जो परिवार के सदस्य हैं, जो इनके बच्चे जो हैं वो खार्किव में यूक्रेन में फंसे हुए हैं। लगातार वो अपने बच्चों को लेकर के परेशान हैं और विदेश मंत्रालय लगातार सुबह होते ही वो यहाँ पे आ जाते हैं और कोशिश करते हैं जानने की कि सरकार किस तरीके का जो काम है, जो ऑपरेशन गंगा चला रही है सरकार बच्चों को भारत लाने के लिए, वो किस तरीके से चल रहा है। ये बताइए कि आपकी जो बच्चा है जो वहाँ पे फंसा हुआ है, क्या परेशानियाँ आ रही हैं, क्या बातचीत आपकी हुई है? ऐसा है जी, वहाँ पे जो बच्चे बता रहे हैं, एक तो उनके पास अब खाने की समस्या आनी शुरू हो गई है। उनके पास उन्होंने स्ट्रोक किया था, लेकिन एक बच्चा, ये हम भी चाहें तो कितना स्ट्रोक कर सकते हैं आदमी, 4 दिन 5 दिन। 24 तारीख से ये बार शुरू हुई थी, बल्कि उन्होंने तो उससे पहले ही स्ट्रोक कर लिया था, क्योंकि उससे पहले भी ये डर लगा होता पता नहीं कब क्या हो जाए। एडवाइजरी जारी कर दी थी, उसके बाद में उन बच्चों ने खुद ये अपनी टिकटें बुक करवाने के लिए वो कर दिया था, लेकिन टिकटें नहीं मिल रही थी, फ्लाइट ही नहीं मिल रही थी, तो कहाँ से आए? कह तो रहे हैं एडवाइजरी जारी कर दी थी, लेकिन आए कैसे? वो बच्चे खुद अपनी समस्या बता रहे हैं, हम खुद अपनी समस्या बता रहे हैं बच्चे, और हम टिकट बुक करवाने की कोशिश कर रहे हैं, टिकट ही बुक नहीं हो रही थी। एयर इंडिया की फ्लाइट थी, वो एयर इंडिया की फ्लाइट जाती, जहाँ टिकट नॉर्मली 20 से 22,000 25,000 का लगता था, वो एयर इंडिया की फ्लाइट 70,000 से 1.25 के बीच। अभी जो बच्चे हैं वो क्या बता रहे हैं, कहाँ रखा गया उनको, क्या किस जगह पे उनको रखा गया, और तकलीफ आपने बताया खाने की भी है, कितने लोग उनके साथ में? ऐसा है जी, वो मेट्रो स्टेशन पे हैं इस समय। खार्किव के अंदर जितने मेट्रो स्टेशन हैं, हर मेट्रो स्टेशन पे 250-300 बच्चे हैं आज के टाइम पे। और वहाँ पे समस्या एक सबसे बड़ी ये भी है कि -2 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पे रात को चला आता है। हम यहाँ पे 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर होता है, तब हमारी हड्डियाँ कांप जाती हैं। तो -2 डिग्री पे वो बच्चे कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे, मेरी समझ में ये। आप कहाँ से आए सर? मैं दिल्ली से ही हूँ। आप दिल्ली से ही हैं। ये बताइए, लगातार जो भारत सरकार ऑपरेशन चला रही है बच्चों को लाने के लिए,
रेस्क्यू किया जा रहा है बच्चों को। इस बीच आपके बच्चे अभी भी वहाँ पे हैं, क्या बातचीत हुई आपके बच्चे से और आपने उनका हौसला बढ़ाया, बातचीत किया? देखिए, बच्चे का हौसला बढ़ा रहे हैं, बल्कि बच्चे हौसला बढ़ाने का काम कर रहे थे अब तक। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, उनका राशन खत्म होता जा रहा है, बंकर में उनको लॉक कर दिया गया है, पानी की व्यवस्था नहीं है, 300-400 बच्चों पे 2 या 3 वॉशरूम्स हैं। तो आप समझ सकते हैं वहाँ पर हमारी बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं, तो उन लोगों के लिए किस तरीके क्या स्थिति बन रही होगी। उस ग्राउंड रियलिटी को केवल वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जो उस स्थिति से निकल रहा हो। सरकार से क्या आप कहना चाहेंगे, क्योंकि एक तरफ हाई लेवल मीटिंग भी चल रही है, सरकार के 4 जो मंत्री हैं वो खुद उस जगह पे पहुंच रहे हैं, अलग अलग लोकेशंस पे उनको भेजा जा रहा है ताकि जब छात्रों को रेस्क्यू किया जाए तो उनको लगे कि भारत से कोई मंत्री आए और अपनी बातों को डायरेक्ट कर सके उनसे। तो क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि हर मुद्दे पर राजनीति करना अगर सीखना है तो भाजपा से सीखिए। ये जो 4 मंत्री भेजे जा रहे हैं केवल प्रचार के लिए भेजे जा रहे हैं, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप एक बात बताइए कि अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो यहाँ बैठकर आप एक्शन नहीं ले सकते। उसके लिए 4 मंत्री जाकर के क्या रेस्क्यू तो करवा रही है लोग, वो 4 मंत्री जाकर क्या उस स्पॉट पर जाएंगे? अगर आपको काम करना है ना, देखिए 2 चीजें हैं, काम करना नहीं आता या काम करना नहीं चाहते। अगर काम करना नहीं आता तो हम लोग भी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन अगर आपकी नीयत नहीं है, काम करना नहीं चाहते, तो कोई नहीं कर पाएगा। आपसे सर जानना चाहूँगा, क्योंकि तमाम लोग हैं, हरियाणा से हैं, कानपुर से हैं, दिल्ली से हैं, इस बीच जो सरकार की ये पहल है, एक तरफ रेस्क्यू कर रही है, लोगों को लाया जा रहा है, जो वहाँ की स्थिति बनी हुई है खार्किव और यूक्रेन की, इस बीच जो यहाँ के मिनिस्टर्स जा रहे हैं उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं, जो गवर्नमेंट ये पहल कर रही है? गवर्नमेंट ने जो पहल किया ना, ये बहुत देर से की है। 5 दिन हो गए, इतना नुकसान हो चुका है। मैं तो कहता हूँ इसके लिए ना मैं सरकार को और ज़्यादा शाबाशी देता कि आने वाले 5 दिन के बाद करते ये काम। अगर इतने ही दूरदर्शिता है, महिमा मंडन बहुत होता है मेरे इन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, मैं तो ठगा गया। मैंने तो इनके लिए बहुत लड़ाइयाँ की अपने रिश्तों में, अपने मित्रों में, कि बहुत अच्छा देश को नेतृत्व मिला है। लेकिन जैसे जैसे आपदाएं आई हैं, पिछला साल कोरोना और इस समय ये सबसे बड़ी आपदा, ये हमेशा 11th आवर तो छोड़िए, ये तो 13th आवर में जाके जागते हैं। अब 5 मंत्रियों को भेज देना या 4 मंत्रियों को भेज देना, क्या फ़ायदा होगा इससे? आपके पास खबरें पता नहीं आ रही है कि नहीं, हमारे पास तो खबरें वहाँ से स्टूडेंट्स भेज रहे हैं कि यूक्रेन के सैनिकों को तो जो वहाँ की रशियन ट्रूप्स से मार ही रहे हैं, अब इंडियन स्टूडेंट्स को भी उन्होंने मारना शुरू कर दिया रशियन ट्रूप्स ने। ये बात बच्चे वहाँ बता रहे हैं आपके जो वहाँ पे हैं? हमारे हाँ, बच्चों की हमारे पास खबरें आई हैं। पोलैंड बॉर्डर के ऊपर जिनको बच्चों को भेजा गया था, वहाँ की सिक्योरिटीज़ ने, पोलैंड सिक्योरिटीज़ ने उन बच्चों को लातों से मारा, स्पेशली लड़कियों को। वो वीडियोज़ कल मैंने ट्विटर पर डालने की कोशिश की थी, तो ट्विटर ने हटा दिया वो वीडियो मेरा। अब ये हमारी भारत की सरकार की अभिभावक होने के नाते एक सबसे बड़ी बात ये अभी आपकी है कि बच्चों को सुरक्षित सबसे पहले वापस लाया जाए, और ये जो चीज़ें चल रही हैं, एक गार्जियन होने के नाते आपको इनसे कोई लेना देना अभी नहीं। गार्जियन होने के नाते लेना देना तो ऑब्वियस है कि आदमी ना स्वभाव से स्वार्थी होता है। अब मैं इतना भी स्वार्थी नहीं हूँ कि मैं सिर्फ अपने बच्चे की परवाह करूँ। जितने 18,000 20,000 बच्चे हैं वो सारे मेरे भाई। मेरा नाम है सुनील शर्मा भारती है। मैं भारतीय होने के नाते हर भारतीय की परवाह करता हूँ। आपके बच्चे अभी किस लोकेशन पे हैं, वहाँ कैसे फंसे पड़े हैं? और खार्किव एरिया में हमारे तकरीबन 2,500 बच्चे भारतीय फंसे पड़े हैं। मेरी 2 भतीजी हैं वहाँ पर, उर्वशी कौशिक और रिया पराशर। उनसे बातें हो रही है, ना उनको खाना मुहैया हो रहा है। समस्या वही जो हमारी डेली नीड्स होती है वो नहीं पूरी हो पा रही। इस रेस्क्यू के बीच तमाम जो इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे हैं वो एक कन्वर्सेशन छात्रों के साथ जो कर रहे हैं, क्या उन बच्चों के साथ कोई कनेक्टिविटी इस तरीके की हो पाई कि अगले आने वाले घंटों में या दिनों में वो उनको वहाँ से रेस्क्यू करके, और जो फ्लाइट हमारी जा रही है उसके माध्यम से उनको इंडिया लेकर के आएंगे, इस तरीके की कोई बात? अभी तक लेटेस्ट जो मेरे भतीजियों से बात हुई थी, सुबह हुई थी, उनके तक अभी तक किसी ने भी अप्रोच नहीं किया, ना इंडियन एम्बेसी की तरफ से, और उधर हम यूक्रेन एम्बेसी को तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। लगभग आपके बच्चों के साथ कितने और बच्चे हैं, कुछ संख्या उन्होंने बताई? खार्किव के एक मेट्रो स्टेशन में हमारे बच्चे फंसे हुए हैं, तकरीबन 250 के करीब वहाँ बच्चे ऑलरेडी हैं। और अब खाने पीने की समस्या होनी शुरू हो गई है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। आप भाई सब कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से हूँ। आपकी भी बात हुई होगी बच्चों से, क्या बता रहे हैं बच्चे, क्या चाह रहे हैं? मेरा बच्चा 3 दिन पहले पोलैंड बॉर्डर पे चला गया था, बट उनको पोलैंड बॉर्डर में एंट्री नहीं मिली, उनको वापस हॉस्टल आना पड़ा। और उनको लेके कौन गया था पोलैंड बॉर्डर तक? वो खुद ही गए थे या वहाँ की लोकल जो सपोर्ट कर रहे हैं लोग? यूनिवर्सिटी की बस ने उनको 8 किलोमीटर पहले ड्रॉप कर दिया, उसके बाद पैदल वो बॉर्डर तक गए, तो उनको बाई फुट उनको एंट्री नहीं करने दिया, फिर उनको वापस आना पड़ा। उनको क्या गाइडेंस दिया गया, क्या कहा गया? अभी गाइडेंस जब तक कोई, क्योंकि सारे बॉर्डर से बहुत लंबा जाम लगा हुआ है, तो मेरी तो सिर्फ गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, बातें ना करें। ग्राउंड लेवल पर रोज़ 500-700 बच्चे लाने से कोई काम नहीं हो रहा है। अगर वाकई में मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तो बहुत सारे बच्चे एक दिन में भी आ सकते हैं। सिर्फ यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि
काम करें, सिर्फ बात ना करें। बिल्कुल, तो तमाम जो परिवार के जो सदस्य हैं वो विदेश मंत्रालय जब सुबह जैसे ही सूरज निकलता है पहुंच जाते हैं और लगातार ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को भारत में वापस लाने के लिए किस तरीके का ऑपरेशन जो है सरकार चला रही है। हालांकि इस बीच दो बड़ी जानकारी जो इन परिवारों ने दिया वो ये कि जो बच्चे हैं वो खार्किव एक मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर अपना एक पूरा जो उनका संगठन एक समूह है, तकरीबन 250 बच्चे हैं, वो खार्किव मेट्रो स्टेशन पे फंसे हुए हैं और लगातार वो अपने अभिभावकों से बातचीत कर रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको वहाँ से रेस्क्यू किया जाए। इस बीच प्रधानमंत्री लगातार अपने मंत्रियों के साथ हाई लेवल बैठक कर रहे हैं और अब 4 मंत्री हैं वो उनको अलग अलग लोकेशन पे इस पूरे ऑपरेशन के दौरान भेजा जा रहा है। कैमरामैन मोनिका के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। एक तरफ रूस और यूक्रेन का जहां पर दोनों में युद्ध चल रहा है और रूस जिस तरह से यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, पूरा मामला पैनिक है। इंडिया के सैकड़ों छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, बड़ी तादाद में इंडियंस वहां पर फंसे हुए हैं। हालांकि सरकार जो है इंडियंस को लाने के लिए प्रयास कर रही है। 2 फ्लाइट आई थी जिनमें जो है जो दूसरी फ्लाइट में ऑपरेशन गंगा के तहत विश्व भारती जो कि वहाँ पर पढ़ रही थी यूक्रेन में, और वो इंडिया पहुँची हैं अपने घर में। बात करेंगे उनसे। ये बताइए आप कब यहाँ पर पहुँचे इंडिया और कैसा माहौल है वहाँ का? मैं कल मॉर्निंग में आई हूँ 3 AM में, और वहाँ का माहौल धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे बहुत ज़्यादा पैनिक वाला और बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। और लोग वहाँ पे इधर उधर भाग रहे हैं। जैसे मैं कीव में देखा, सब लगेज वगैरह लेके जा रहे थे फटाफट से। और जहाँ जो मेरा यूनिवर्सिटी है वो बहुत सेफ जोन था, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अब सायरन्स की आवाज़ आने लग गई है, क्योंकि वहाँ पे रूल है कि जैसे आपको एक सायरन की आवाज़ आएगी आप सबको बंकर्स में छुप जाना है। तो वहाँ भी बंकर्स असाइन कर दिए गए हैं, उनको मैप पे अपलोड कर दिया गया है कि आप कहीं पास में हो, सायरन एकदम से बजे तो आप फटाफट बंकर में चले जाओ। तो अब धीरे धीरे ऐसी चीज़ें भी आ रही हैं। वहाँ पर बंकर्स हैं। आप जिस यूनिवर्सिटी में थे उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? वहाँ पर भारतीय कितने छात्र थे? किस तरह का माहौल था आपने देखा? क्योंकि जब अटैक रूस ने किया तो उस समय आप कहाँ थे, क्या लगा आपको? मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है बुकोविन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, और उसमें जिस टाइम मैं उस यूनिवर्सिटी में थी तब तक 1000 या 1200 मतलब ऐसे बच्चे थे, बाकी सारे निकल गए थे। और जिस टाइम ये हमला हुआ उस टाइम मैं फ़्लाइट लेने जा रही थी, मेरी 24 को ही फ़्लाइट थी 1 PM पे। तो और इन मॉर्निंग अराउंड 6:20 जैसे हमें पता लगता है कि कीव पे हमला हुआ है, बॉम्ब्स गिरे हैं, एयरपोर्ट पे ही गिरे हैं सबसे बड़ी बात। तो उस टाइम हमने बस वगैरह रोक के, क्योंकि तब हम कीव में एंटर कर चुके थे ऑलरेडी, तो हम देख रहे थे कि हमारी फ़्लाइट्स का स्टेटस क्या है, कैंसिल है नहीं है। तो फिर पता चला कि सबकी फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है, एयर स्पेस बंद हो चुका है। ये बताइए, क्योंकि भारत सरकार ने जिस तरह से ऑपरेशन गंगा के तहत तमाम वहाँ से छात्रों को लेकर के आए, आपके साथ कितने जो छात्र इंडिया के पहुँचे, और वहाँ पर जो रूस ने जो जिस तरह से घेराबंदी की, तो वहाँ पर क्या लग रहा है आपको? किस तरह के हालात हैं? अपने दोस्तों से बात होती होंगी? मैं तो चलो आ गई थी जल्दी, और रूस की घेराबंदी अभी बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि यूक्रेन उनको बराबर के टक्कर दे रहा है, बस वो डिस्ट्रॉय ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं। हाँ, तो कीव में भी यही है कि बार बार वो बॉम्ब्स फोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने पूरा कैप्चर नहीं किया है अब तक कुछ भी। और जाकि जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं वो भी बस अभी वेट कर रहे हैं इवैक्यूएशन के लिए, क्योंकि अभी कुछ फ्लाइट्स तो जा ही नहीं रही है, तो इवैक्यूएट कैसे होंगे? कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो रोमानिया बॉर्डर पे 3-3, 4-4 दिन से बैठे हुए हैं। अगर रोमानिया बॉर्डर क्रॉस भी कर रहे हैं तो ये नहीं कि डायरेक्ट एयरपोर्ट पे नहीं जा रहे हैं, वहाँ भी रोमानिया में शेल्टर्स दिया गया है उनको, तो शेल्टर्स में रह रहे हैं कुछ बच्चे, और फ्लाइट्स तो मिल ही नहीं रही है, वो 2-3 दिन से ऐसे ही भटक रहे हैं। ये बताइए, क्योंकि रोमानिया जो बॉर्डर है वहाँ पर इंडियंस छात्र जो एंटर कर रहे हैं, तो आपकी बात हो रही होगी अपने फ्रेंड से, तो क्या उनको एंटर करने दिया जा रहा है, फिर उनको रोका जा रहा है? कुछ तस्वीरें ऐसी आ रही हैं कि उनके साथ मारपीट की जा रही है। नहीं, ऐसा रोमानिया में अब तक नहीं हुआ है, और हुआ है तो शायद मेरे तक इन्फॉर्मेशन नहीं है। और वहाँ पे ऐसा है कि इतनी भीड़ हो गई कि अभी रोक दिया गया, बीच बीच में भीड़ में रोक देते हैं। हाँ, और ये ज़रूर हुआ था कि जैसे एक दिन पहले मेरे को ये ज़रूर मेरे फ्रेंड्स ने बताया था कि वहाँ पे इंडियंस ही आपस में ऐसा होता है कि हाँ हम पहले बस में चढ़ के चले जाए, हम बस में चले जाए। तो उसमें ये था कि लगेज वगैरह वो छीन रहे थे पहले घुसने के लिए, तो ये सारी चीज़ें हुई थी 1-2 दिन पहले। बट अभी वो भी चीज़ नहीं हो रही, क्योंकि अभी सबको पता है कि सबको एक ही जगह रहना है,
ना कोई बस आ रही है क्रॉस करने के लिए, ना कुछ। तो ये बताइए, जहाँ पे आप थे और वहाँ से जो मिसाइलें कितनी दूर गिरी, और आपने बताया बंकर्स, तो बंकर्स वहाँ पे किस तरह से बंकर्स अलॉट किए गए हैं? कितने बंकर्स थे आसपास आपके? आपको भी बताया गया भी आपको इस बंकर में छुपना है जाके? नहीं, मैं जब कीव में थी तो हम रोड ही थे, ऑन रोड थे, तो वहाँ पे मिसाइल गिरी थी, जो भी गिरी थी। हमारी तरफ नहीं गिरी है जहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी है। हाँ, यूनिवर्सिटी से 100 किलोमीटर दूर ज़रूर गिरी है, हमारी तरफ नहीं गिरी। तो जब मैं कीव में थी तो बंकर्स के अगर इंस्ट्रक्शंस भी होंगे तो हमें बंकर्स में तो रहना नहीं था, क्योंकि हमारे दिमाग में ये था कि हमें सेफ जगह जाना है, हमें अपनी यूनिवर्सिटी जानी है, क्योंकि एक बार बंकर्स में जाओ तो जैसे फंसे हुए बच्चे तो फंसे ही रह जाना है। तो जो भी खतरा है, जाना तो है ही अपने यूनिवर्सिटी। तो हम बस में ही बैठ के बाई रोड गए थे, तो तभी हमारा बहुत सारा टाइम लगा था। मतलब हमने अराउंड 40 आवर्स बस में ही टाइम स्पेंड किया था। आपने वहाँ तस्वीरें देखी कि किस तरह से माहौल था, अफरा तफरी एकदम फैली। जब हमला हुआ, हूटर बजने शुरू हुए होंगे, तो जाहिर सी बात है जो आम नागरिक थे वो भी उनमें अफरा तफरी होगी। तो कैसा माहौल लगा आपको वहाँ का? वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही थी। मैं बताया कि ट्रैफिक था, हम 12-15 घंटे एक ही जगह पे बैठे हुए थे। तो ये सीधी सी बात है कि सारे लोग बहुत पैनिक कर गए थे, सब अपना बैग पैक करके जा रहे थे वहाँ पे। अगर रोड पे भी देखो तो रोड पे भी सारे लोग लगेज वगैरह लेके ही खड़े थे, सब लिफ्ट मांग रहे थे। जो खुद हम जो इंडियंस को पिक करने आए थे वो रेलवे स्टेशन से 10-10 किलोमीटर खींच के जो हमने उनको एड्रेस बताया था वहाँ तक आए थे, बस तक। तो हर किसी को था कि किसी तरह से कीव से बाहर निकल जाओ। जब भारत सरकार ने फ्लाइट भेजी और आप लोगों को, आपने क्या टिकट कराया था? टिकट महंगा हुआ या फिर भारत सरकार ने जो फ्लाइट भेजी उसके मदद से आप इंडिया पहुंचे हैं? जो उन्होंने पहली 3 फ्लाइट्स कराई थी वो उन्होंने ओवर प्राइस्ड फ्लाइट थी उनकी, 60,000 थी। और 60,000 अगर आप एक दिन और लेट हो जाओ तो वही फ्लाइट 1,20,000 की हो गई थी। तो वो कुछ ज़्यादा ही ओवर प्राइस थी। और आई थिंक इस सिचुएशन में उनको जो रीजनेबल रेट है, नॉट लो रेट, कोई लो रेट नहीं कह रहा, रीजनेबल रेट, हमारा रीजनेबल रेट अराउंड 30-35,000 है। तो इस रेंज में करानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने, हमें इंडिया जाना ज़्यादा मैटर था, तो मैंने 60,000 की फ़्लाइट कराई थी जो कैंसिल हो गई थी। बट जो अभी वो इवैक्यूएशन की जो उन्होंने 2 फ्लाइट्स भेजी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भेजी है। एक बात और कि भारत सरकार जिस तरह से अभी ऑपरेशन गंगा के तहत लोगों को निकालने के लिए वहाँ से जो है यहाँ से मिनिस्टर भेजे हैं कि जो लोग फंसे हैं, भारतीय छात्र फंसे हैं, उनको वापस लाया जाए, इसके तहत काम करिए। आप भारत सरकार से क्या अपील करना चाहिए? मैं यही कहूँगी कि अभी मिनिस्टर्स को भेजना कंपलसरी नहीं है, उनको फ्लाइट्स भेजनी चाहिए। 2 फ्लाइट्स के बाद तो मेरे को ऐसा लगता नहीं कोई फ्लाइट्स गई है। उनको पर डे 10-15 फ्लाइट्स भेजनी पड़ेगी, तब जाकर 1 हफ्ते में बच्चे इवैक्यूएट होंगे। ऐसे वो 3-4 दिन में 2 फ्लाइट्स भेजेंगे तो 2-3 महीना लग जाएगा, तब तो कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि वो सिचुएशन अब हो रही है, अभी ज़रूरत है फ्लाइट्स की। 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद ज़रूरत नहीं है फ्लाइट्स की। कोई ऐसी सूचना आपको मिली जो आपके फ्रेंड, कोई कैजुअलिटी आपकी नॉलेज में इस तरह का तो नहीं आया अभी मामला? नहीं, अभी मेरे फ्रेंड्स वगैरह थैंक गॉड सब बहुत अच्छे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। बस वही है कि पैनिक का माहौल है और सबको मेन है कि साइकोलॉजिकली इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि सब वहाँ पर ट्रैप हो गए हैं। तो वो जो होता है दिमाग में वो ज़्यादा है, और मेंटल पीस बहुत ज़रूरी होता है हमारी हेल्थ के लिए। ये बताइए, अभी तो क्योंकि वहाँ पर युद्ध चल रहा है, उससे पहले वहाँ का माहौल किस तरह का रहता है? वहाँ का माहौल तो काफ़ी अच्छा होता है और पीसफुल होता है। और जैसे इंडिया में हम देखते हैं पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ इतना नहीं रहता है। और मतलब अच्छा था, काफ़ी अच्छा माहौल था। हमसे घूमने भी जाते थे तो दूसरी सिटीज़ के लोग वेलकमिंग भी होते हैं काफ़ी। बस ये है कि हमारे सिटी के लोग इतने ज़्यादा वेलकमिंग नहीं है क्योंकि वो यूज्ड टू है इंडियन से। तो हम वहाँ कहीं जाएँ जहाँ पे इंडियंस कम है तो वो लोग बहुत वेलकमिंग होते हैं। और ऑफ कोर्स वो कंट्री बहुत ब्यूटीफुल है। और बस वही है कि थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, बाकी कंट्री इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो बिल्कुल हमारे साथ थी विश्व भारती, जो कि यूक्रेन में पढ़ती थी और वहाँ से किस तरह से वहाँ के हालात थे और अपने अनुभव वहाँ से साझा किए। हालांकि भारत सरकार से जरूर अपील करती हैं कि जो वहाँ पर छात्र फंसे हुए हैं, लोग फंसे हुए हैं इंडियंस, उनको जल्द से जल्द वापस लाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश के साथ संजीव कुमार, न्यूज़ इंडिया, नोएडा। जिस तरह यूक्रेन और रूस के बीच में हालात बिगड़े हैं, पूरा देश कहीं ना कहीं यूक्रेन और रूस ऐसे देशों की तरफ निगाह लगाए देख रहा है कि आखिर इस तरह से जो युद्ध दोनों देशों के बीच चल रहे हैं, इसका क्या परिणाम होगा। और उन्हीं देशों में रहने वाले ऐसे देश के काफी परिवार के बच्चे और लोग वहां पर हैं जो जॉब के लिए और पढ़ाई के लिए गए हुए हैं। निश्चित रूप से उनका परिजन कहीं ना कहीं चिंतित है। गोंडा के करनैलगंज में भी एक ऐसा ही परिवार जिनका बेटा मेडिकल की पढ़ाई के लिए वहां पर है, और परिजन का चिंतित होना भी कहीं ना कहीं स्वाभाविक है। वही
न्यूज इंडिया की टीम उनके परिवारजन के पास पहुंची और उनसे जानेंगे किस तरह के हालात है इस समय यूक्रेन में है और बेटे से किस तरह से बात आपकी हो रही है। मेरा सूरज गुप्ता बेटा जो है यूक्रेन के कीव शहर के पास इस समय कर्फ्यू में फंसा था। अब वो जो है कर्फ्यू खत्म हुआ है तो वो स्टेशन पे हंगरी बॉर्डर के लिए जाने के लिए प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ है। आपकी कहीं ना कहीं बच्चे से बात होती है, किस माध्यम से बात हो रही है आपके बच्चे से? व्हाट्सएप पे बात हो रही है हमारी। इनके बच्चे की इनके व्हाट्सएप तो वही, उनकी मदर भी वहीं पर है, उनसे हम जानेंगे कि इस समय की परिस्थितियां जिस तरह है उस तरह किस तरह लेके वो चिंतित है अपने बच्चे के लिए। हम अपने बच्चे की सलामती की दुआ करते हैं, वो जल्द से जल्द अपने घर वापस आए और सही सलामत उसकी देखभाल करी जाए वहाँ पे। निश्चित रूप से आपने एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन से भी गुहार लगाई होगी, और इसमें क्या परिस्थिति है यूक्रेन की, जिस तरह से बात हुई आपके बच्चे से? अभी तो वो वहाँ पे परेशान है, ज्यादा बातचीत वो कर नहीं पा रहा है। कह रहा है कि मतलब अभी अगर हम नेट वगैरह खत्म कर देंगे तो फिर आगे पता नहीं कैसी स्थिति हो, क्या हो, कैसे बात हो, इसलिए वो अपने ज्यादा बात नहीं कर रहा है, सिर्फ मैसेज कर रहा है। निश्चित रूप से आप उनकी मदर हैं, बात भी होती है कि जिस तरह से आप मीडिया के माध्यम से आपको सूचनाएं मिल रही यूक्रेन और रूस के बीच में, तो एक निश्चित रूप से आपके मन में कोई चिंता क्या इसमें विषय होगा, तो आप कैसा महसूस करें अपने बच्चे को लेकर? अपने बच्चे को लेकर हम बहुत ज्यादा चिंतित है। हम भगवान से बस प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारे पास आ जाए। देखिए, ये थी उनकी मदर जिनसे न्यूज इंडिया की टीम ने बात की। बच्चा यूक्रेन में है, आने के लिए पूरी तरह से वहां से इन्होंने फॉर्मेटली पूरी से तैयारी कर रखी है और वो बच्चा शीघ्र से शीघ्र आएगा और हिंदुस्तान की सरजमी पर सुरक्षित कदम रखे, इनके परिजन यही चाहते हैं। मैं प्रवीण श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया के लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 93A में, जहां पर सुपर टैग बिल्डर के द्वारा 2 ट्विन टावर बनाए गए थे। और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, ये जो ट्विन टावर हैं, जो कि अपेक्स एक टावर था और एक एमराल्ड कोर्ट था, तो ये दोनों टावर जो हैं अवैध तरीके से यहाँ पर सुपर टैग बिल्डर के द्वारा बनाए गए थे, जिनको तोड़ने के लिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट में नोएडा विकास प्राधिकरण को एक प्रगति रिपोर्ट पेश करनी थी, जिसके तहत आज नोएडा विकास प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्रगति रिपोर्ट पेश की कि आखिरकार इसको कब तक तोड़ा जाएगा। तो नोएडा प्राधिकरण ने कहा है कि 22 मार्च को इन दोनों टावरों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। हालांकि अगली सुनवाई 17 मार्च को होनी है और उससे पहले यहाँ पर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसको तोड़ने के लिए बाकायदा ये देखिए आप, ये जो ट्विन टावर हैं और यहाँ आप देखेंगे कि किस तरह से ये पूरे जो टावर से इनकी जो ग्रिल हैं, जो एक्स्ट्रा दीवारें हैं, उनको हटाया जा रहा है। इसके बाद इसके पिलर के अंदर डायनामाइट लगाया जाएगा। यही नहीं, जो बारूद है वो यहाँ से काफ़ी दूरी पर रखा जाएगा, कई सौ किलोमीटर दूरी से पर रखा जाएगा, क्योंकि बड़ी मात्रा में ये डायनामाइट यहाँ पर आएगा। जितना डायनामाइट यहाँ पर पिलर में लगेगा उतना ही डेली यहाँ पर आएगा। हालांकि आज यहाँ रास्ता एक तरफ का रोक दिया गया है ताकि किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। और इसी के साथ साथ जो बगल वाली बिल्डिंग है, ये देखिए, इसके बगल में सुपर टैग का ही प्रोजेक्ट है और इसकी दूरी आप देखिए, दूरी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस टावर को कोई नुकसान ना हो इसके लिए बाकायदा कंटेनर यहाँ पर लगाए जाएंगे। और ये जो बगल में टावर है, इनका जो है इंश्योरेंस कराया गया है, करीब 300 करोड़ रुपए का इनका इंश्योरेंस कराया गया है, जिससे कि किसी भी तरह का कोई अगर नुकसान होता है तो उसकी भरपाई की जा सके। हालांकि इन टावरों को डायनामाइट के द्वारा विदेशी कंपनी उड़ा देगी, ध्वस्त कर देगी, क्योंकि सुपर टैग बिल्डर ने नियम कानूनों को ताक पर रखकर इनका निर्माण किया था, जिसके बाद जो बायर्स थे वो कोर्ट गए और हाई कोर्ट से भी जो है सुपर टैग को शिकस्त मिली और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी सुपर टैग को शिकस्त मिली है। 22 तारीख को ये दोनों टावर जमींदोज हो जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश के साथ संजीव कुमार, न्यूज इंडिया, नोएडा।